हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित आनंद मिश्रा अपने चैनल फिजिकल साइंस बाय एएम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग करेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स। और क्लास 10th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उस चैप्टर्स में इस साल यूपी बोर्ड में आने वाले उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर चलेंगे जो अति महत्वपूर्ण है। उसमें पहले हम जान लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है और ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग गणना करने में और समस्याओं को हल करने के लिए ये एक प्रयोग की जाने वाली थ्योरम्स है, प्रमेय है। और वास्तविक संख्या चैप्टर में इसका उपयोग यह है कि इसके द्वारा किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक आसानी से निकाला जा सकता है। किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मासा पा बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। अब इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को अगर हम समझना चाहें तो मान लेते हैं, माना C और D दो धनात्मक पूर्णांक है। C और D दो धनात्मक पूर्णांक हैं जिसमें C ग्रेटर देन D, यानी C का जो मान है वो हमेशा D से बड़ा होना चाहिए। इसके लिए एक शर्त है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग में हम मान लेते हैं P और Q यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के उपयोग में मान लेते हैं P और Q दो पूर्ण संख्याएं हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, C बराबर DQ प्लस R। इस तरीके से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लिख कर महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां जो R आपका है इसका मान 0 इज लेस आर इक्वल टू R इज लेस आर इक्वल टू D, यानी जो इसका मान है वो D से छोटा होगा और 0 और D के बीच, सॉरी यहां इक्वल नहीं होगा, इक्वल इस पर होगा। R बराबर 0 आ गया तो महत्तम समापवर्तक वही उसका विभाजक हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रमेयिका को हम समझ सकते हैं। R बराबर 0 अगर आया तो अंतिम विभाजक ही उसका क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा। अंतिम विभाजक ही उसका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। और R बराबर G पर अंतिम विभाजक मासा होगा किसका, C और D का, जो हमने C और D को दो धनात्मक पूर्णांक लिया है। तो यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और इस प्रमेयिका के आधार पर महत्तम समापवर्तक के बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। और ये यूपी बोर्ड में आपसे 1 नंबर के या सॉरी 2 नंबर के सवाल में पूछ सकता है। तो आइए इसका एक सवाल भी लेते हैं। मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। इसका एक सवाल लेते हैं, 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। किसका, इसको रफ कर देते हैं। 135 और 225, 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक मासापा ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहला है 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 135 से हम 225 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 135 ये आ गया 90। अब देखिए R का मान अभी भी 0 नहीं आया, यानी अब हम 225 को क्या लिख सकते हैं, यहां अगर हम लिखें तो 225 को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिख सकते हैं, 135 गुणे 1 प्लस 90।
जैसे अभी हमने आपको बताया था C बराबर डी क्यू प्लस आर, तो C बराबर डी क्यू प्लस आर के रूप में ये कैसे लिखा है, C बराबर डी क्यू प्लस आर, ये लिखा है। अब अभी जीरो, आर का मान अभी जीरो नहीं आया। अब फिर हम क्या करेंगे, इस 90 से फिर 135 में भाग दे देंगे, तो एक ही बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5, और ये आपका कितना आ जाएगा 4 9 4 13, ये 45 हो जाएगा। अगर हम 135 को अब लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, 90 गुणे 1 प्लस 45। अभी भी देखिए C बराबर डी क्यू प्लस आर से लिखा है, लेकिन R का मान अभी भी जीरो नहीं आया है। तो हम क्या करेंगे, फिर 45 को फिर 90 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2, 45 दूना 90, तो कितना आ गया, जीरो आ गया। तो अब हम 90 को कैसे लिखेंगे, 90 को लिखेंगे 45 गुणे 2 और प्लस 0, और R का मान अगर जीरो आ जाए तो C और D का जो मासापा होगा वही हो जाता है उसका विभाजक। तो यानी हम लिख सकते हैं 135 और 225 का HCF महत्तम समापवर्तक कितना हो गया, 45 हो गया। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके पेपर में यूपी बोर्ड में इससे पूछा जा सकता है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इस चैप्टर्स के और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लेते हैं। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं, इस चैप्टर से एक प्रश्न और पूछा जाता है। वो क्वेश्चन आ सकता है, सिद्ध कीजिए कि, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिख रहा है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अब थोड़ा यहां ध्यान देने योग्य बात है, आपके पेपर में अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 इन सबको अपरिमेय संख्याओं के रूप में पूछा जा सकता है। कुछ बच्चों के अंदर एक संदेह है, उसका भी निवारण करते चलें। पाई जो है इसका मान होता है 22/7। लोग कहते हैं जब इसको P/Q के रूप में हम लिख रहे हैं तो ये अपरिमेय संख्या कैसे होती है। तो ध्यान दीजिए, जो पाई का मान है ये अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में व्यक्त किया जाता है, और ये जो पाई का मान 22/7 है ये लगभग मान है, ये लगभग, ये 3.14 डॉट 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 और जो मान आते जाएंगे आप भाग करके देख लीजिए, ये पाई का मान है जिसको हमने माना है लगभग 22/7 के रूप में, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। अब हम जिस प्रश्न की बात कर रहे हैं उस प्रश्न को लेते हैं। हमने बात किया है अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर एक प्रश्न आपको बता देते हैं तो आप लोग अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 7 सबको निकाल सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिए, मान लेते हैं, माना अंडर रूट 5, सबसे पहले अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको हमको परिमेय मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तथा मान लेते हैं अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है और इस परिमेय संख्या के एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इस परिमेय संख्या, या मान लेते हैं परिमेय संख्या है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q बराबर अंडर रूट 5 लिखेंगे, जहां P तथा Q धन पूर्ण संख्या है, इसके एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अभाज्य गुणनखंड, एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, एक के अतिरिक्त इसका कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो मैंने माना है P/Q को अंडर रूट 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं,
P बराबर इसका इधर गुणा कर दें तो √5 इंटू क्यू। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहां लिखते हैं समीकरण एक का वर्ग करने पर, जब हम समीकरण 1 का वर्ग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 5 Q², क्योंकि आप जानते हैं Q का जो वर्ग होता है वो Q² हो जाएगा और √5 का वर्ग होता है 5। अब यहां जरा ध्यान दीजिए, 5Q² 5 से विभाज्य है, निश्चित है विभाज्य है, क्योंकि जब वो गुणा में है तो उसको विभाजित करेगा। और P² भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा, विभाज्य है। तो कह सकते हैं कि 5 P तथा Q का सार्वनिष्ठ गुणनखंड है, सार्वनिष्ठ गुणनखंड है। ऐसा हम कह सकते हैं कि जो आपका 5 है ये P और Q का एक सार्वनिष्ठ गुणनखंड है, क्योंकि ये Q² से भी विभाज्य है और P² से भी विभाज्य है, तो इसका सार्वनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि इसी को पुनः कि √5 जो आपका था, √5 को मैं एक नया फिर मान लेता हूं कांस्टेंट, √5 को मैं मान लेता हूं a/b। a/b भी कोई धनात्मक पूर्णांक होंगे या पूर्ण संख्या होगी। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, या p/q हमने माना है, इसको 5 को p/q जब हमने ले लिया तो इसको पुनः हम √5 को p/q फिर मान लेते हैं, 5p² इंटू Q²। तो ये आपका हो गया। हाँ, अब ये आपका आ गया। हाँ, अब यहां से देखिए हम इसको लिख सकते हैं P = 5Q, क्योंकि 5PQ का सार्वनिष्ठ गुणनखंड है। तो P = 5Q लिखें तो दोनों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, P² = 25Q²। और यहां आप अगर ध्यान दें तो P² का मान क्या है, रख देते हैं इसको, यहां इसको लिख लेते हैं, यहां से लिख लेंगे P² का मान रखने पर, P² का मान रखने पर, तो P² का मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 5Q² = 25Q²। तो Q² बराबर क्या आ जाएगा, 5Q, यही तो आएगा। तो Q बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। तो यानी Q बराबर 5 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका, या आप जो P बराबर 5Q माने हैं, इसको कुछ अलग भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे P बराबर हम मान लेते हैं 5C मान लें, तो ये आपका आ जाएगा C², C ही मान लीजिए, C² हो जाएगा, ये C² हो जाएगा। तो Q² बराबर कितना आ गया, 5C²। तो आप देखें 5C² 5 का विभाजक है, या 5 से विभाज्य है, ऐसे लिखेंगे, 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। तो Q² भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा, P² भी 5 से विभाज्य है, और Q तथा C भी 5 से विभाज्य होंगे, विभाज्य होंगे। तो यहां भी क्या हो जाएगा, देखिए इसका यानी 5Q भी 5 से विभाज्य होंगे, अर्थात 5Q तथा C का सार्वनिष्ठ गुणनखंड है, सार्वनिष्ठ गुणनखंड है, सार्वनिष्ठ गुणनखंड है। तो आप देखिए 5PQ का सार्वनिष्ठ गुणनखंड है, 5QC का भी सार्वनिष्ठ, ऐसे और भी आप लेते जाइए, सार्वनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन मैंने माना क्या था कि P तथा Q का एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है।
तो ये जो मैंने कल्पना किया था ये बात यहां पर गलत साबित हो रही है। P और Q का एक के अतिरिक्त भी कोई गुणनखंड बन रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं अतः √5 एक क्या है, परमेय संख्या नहीं है, क्या है, अपरमेय संख्या। क्योंकि परमेय के लिए जो मैंने शर्त मानी थी वो पूरी ही नहीं हो रही है, तो क्या हो जाएगा, एक अपरमेय संख्या है। इस प्रकार से इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे आप लोग को एक HW दे रहे हैं कि √2, √3, √7 आप लोग करिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक और प्रश्न लेते हैं। देखिए क्वेश्चन और है, कह रहा है HCF 306,657 = 9 दिया है, तो LCM 306,657 याद कीजिए। क्या है HCF 306, 657 = 9 दिया है। तो पूछ रहा है LCM कितने का पूछ रहा है, 306 और 657 का LCM पूछ रहा है। तो चूंकि हम जानते हैं एक फार्मूला होता है LCM गुणे HCF = फर्स्ट नंबर्स गुणे सेकंड नंबर्स, ये फार्मूला आपको पता है। LCM गुणे HCF = फर्स्ट नंबर्स गुणे सेकंड नंबर्स। तो हमको LCM निकालना है, तो LCM = क्या आ जाएगा, फर्स्ट गुणे सेकंड बटे HCF। तो कितना है फर्स्ट और सेकंड, 306 गुणे 657 और बटे HCF किसका निकालना है, 306 और 657 का HCF दिया है कितना, 9। तो कितना आ जाएगा, इसको काट दीजिए, 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, 27 और 3 9 चौक 36, 34 और 34 में 657 का अगर हम भाग करें तो 22,338 आएगा। तो इसके LCM का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, 22,338। ऐसे भी सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं। अब आइए एक सवाल और लेते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √2 + √3 एक अपरमेय संख्या है। एक सवाल और देख लेते हैं, कितने को कह रहा है, 2 + √3। 2 + √3 ये क्वेश्चन है अलग, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 + √3 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो कैसे लगाएंगे इसको, 2 + √3 को हम क्या मान लेंगे, P/Q मान लेंगे। जहां पर जो है PQ आप जानते हैं धनात्मक पूर्ण संख्याएं हैं। तो √3 बराबर क्या लिख सकते हैं, P/Q - 2। और आपने पढ़ा है कि किसी भी परमेय संख्या का योग या अंतर सदैव एक परमेय संख्या प्राप्त होता है। तो मैं लिख भी देता हूं यहां, किसी परमेय संख्या का योग व अंतर सदैव परमेय संख्या प्राप्त होता है, परमेय संख्या प्राप्त होता है, परमेय संख्या प्राप्त होता है। योग हो या अंतर हो सदैव एक परमेय संख्या होता है। तो आप देखिए अगर P/Q परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, तो P/Q - 2 भी क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा, परमेय संख्या होगा। और जब ये परमेय संख्या है तो √3 भी क्या होगा, परमेय होगा। लेकिन अब यहां पर यह कथन गलत है, √3 परमेय होगा, लेकिन हमने जो माना था
कि कल्पना करते हैं कि ये परमेय संख्या है, ऐसी बात नहीं आ रही। इसके अगर हम निकालेंगे तो इसके एक के अतिरिक्त और भी गुणनखंड प्राप्त होंगे, इसलिए 2 + √3 एक क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक प्रश्न जो आपके यूपी बोर्ड में पूछा गया है उसी को लेते हैं। एक प्रश्न है जो पिछली साल आपके पेपर में आया था, कह रहा है यदि 56 और 72 का मासा d है तो m और n का मान ज्ञात कीजिए जो d बराबर 56m + 72n को संतुष्ट करते हैं, तथा यह भी प्रदर्शित कीजिए m तथा n अद्वितीय नहीं है। तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से आप समझने का प्रयास कीजिए। 56 और 72 का मासा d है, तो मान लेते हैं, सॉल्यूशन देखिए इसका, करा 56 तथा 72 का मासा कितना कह रहा है, d है। आगे कह रहा है जो m और n का मान, तो m और n का मान ज्ञात कीजिए जो d बराबर 56m + 72n को संतुष्ट करते हैं, इसको संतुष्ट करते हो, तथा यह भी प्रदर्शित कीजिए m तथा n अद्वितीय नहीं है, यह भी प्रदर्शित करना है। तो ध्यान दीजिए, हम चूंकि जानते हैं कि 56 और 72 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मासा कितना होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मासा इसका निकालते हैं। तो हम जानते हैं 56 भागा 72 कर लेते हैं तो कितना आएगा, एक बार जाएगा तो 6 और ये आपका आ जाएगा 1, 16 आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, 72 = 56 गुणे 1 + 16, इसको लिखेंगे और फिर हम भाग करेंगे, 16 × 48, 8 आ गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, फिर 56 को लिखेंगे 16 गुणे 3 + 8, तो वही है c बराबर dq + r। फिर क्या करेंगे, 16, तो 8 दूनी 16, ये 0 आ गया। तो 16 को कैसे लिखेंगे, 8 गुणे 2 + 0, इसको समीकरण मान लेते हैं, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको 2, इसको मान लेते हैं 3। अब हम बात कर लें कि यहां शेष 0 आ गया, तो 56 और 72 का जो मासा आया वो कितना आ गया, 8 आ गया। 56 और 72 का मासा कितना आ गया, 8 आ गया। अब अगर हम समीकरण 2 को देखें, समीकरण 2 से हम क्या लिख सकते हैं, 56 बराबर 16 गुणे 3 + 8, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको इधर ले आए तो 8 बराबर हो जाएगा, 8 बराबर क्या हो जाएगा, 56 - 16 गुणे 3, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, 56 - 16 गुणे 3। अच्छा, अब हम 8 = 56 आपका है माइनस, यहां देखिए 16 को क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से 16 को देखिए क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से अगर हम देखें तो 16 को लिख सकते हैं 72 - 56 गुणे 1, ऐसा लिख सकते हैं, = 16। तो 16 की जगह पर क्या लिख लेते हैं, 72 - 56 गुणे 1 और इंटू 3। तो गुणा करेंगे अंदर तो क्या आ जाएगा, 8 = 56 - 72 गुणे 3 और माइनस माइनस प्लस 56 गुणे 3 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 = 56 और इसको इधर ले आइए तो प्लस 56 गुणे 3 और इधर क्या हो जाएगा, -72 गुणे 3 लिख सकते हैं ऐसा। तो 8 = क्या आ जाएगा, 56 कॉमन ले लीजिए तो 3 × 1 = 4 हो जाएगा। तो 56 गुणे 4 -72 गुणे 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां अगर हम देखें
तो अगर हम इसका कंपेयर करें उस इक्वेशन से, तो m बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। देखिए 56m लिखा है तो m बराबर 4 आ गया। अरे भाई d मासा है तो d बराबर 56m प्लस 72n लिखा है, तो पहले m और n को तो फाइंड करना पड़ेगा। तो d का मान तो 8 आया है, देखिए d, और 56m तो 56 गुणे 4, m बराबर 4, और 72 गुणे m तो प्लस है ना बीच में, तो इसको ऐसे लिख लीजिए माइनस, कोई दिक्कत नहीं। तो n बराबर कितना आ गया, -3 आ गया। अब ये इक्वेशन हमने फाइंड कर दिया। अब दूसरा ये पूछ रहा है, तो HCF क्या हम लिख सकते हैं, HCF कितना कितना का था, 56 कामा 72 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 56m प्लस 72n, क्योंकि लिखा भी है 56m प्लस 72n। अब जरा और ध्यान दीजिए कि इसको कैसे हम, और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यह भी प्रदर्शन m एंड n अद्वितीय हल नहीं है, अद्वितीय नहीं है, तो इसको हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए तो मैं फिर लिखूं इस पर। देखिए ध्यान दीजिए, अब जैसे मैंने लिखा है 8 इजिकल टू 56 गुणे 4, और क्या लिखा था, प्लस 72 गुणे -3, यही तो लिखा था। 56 यहां मिट गया वो, आप लोग देखिएगा 56 गुणे 4 प्लस 72 गुणे -3 लिखा था। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 इजिकल टू 56 गुणे 4 प्लस 72 गुणे -3, और इसमें हम क्या करते हैं, 56 गुणे 72 को एक बार घटा देते हैं और 56 गुणे 72 को एक बार जोड़ देते हैं। तो ऐसा करने से हमको लाभ मिलेगा क्या, बता रहे हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, जरा देखिए 56 गुणे 4, और इसको इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, प्लस वाले को इधर ले आएंगे तो प्लस 56 गुणे 72 हो जाएगा, और प्लस बीच में है तो 72 गुणे -3, और क्या हो जाएगा, -56 गुणे 72, ये हो जाएगा। तो 8 इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं, 56 कामन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर 56 कामन ले लें तो आपका कितना आ जाएगा, 56 माइनस 72, नहीं माइनस वाला यहां लेते हैं, माइनस वाला यहां लेते हैं क्योंकि वो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला यहां लेते हैं। तो 56 कामन ले लेंगे तो 72 में से 4 गए, कितना बचेगा, -68 हो गया, और प्लस यहां कितना आ जाएगा, प्लस यहां पर अगर आप 72 कामन ले लें तो 56 में से 3 गए, कितना बचेगा। क्यों इसलिए मैंने किया, क्योंकि मुझे 56m और 72n के पद में लाना है। तो 56 इंटू 68 और 72, जब 3 कामन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 53, क्योंकि 56 में से 3 गए 53 हो जाएगा। हाँ ये हो गया। अब आप देखिए यहां पर m बराबर -68 हो गया और n बराबर +53 हो गया, तो ये आ गया m और n का मान आ गया। m और n अद्वितीय नहीं है, लिख देंगे यहां कि यहां अतः m तथा n अद्वितीय नहीं है, अद्वितीय नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इससे जितने रिस्पॉन्सिबल क्वेश्चन थे हमने ले लिया है। एक प्रश्न और ले लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक प्रश्न और ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आया है। वास्तविक संख्या को हमने आज कंप्लीट किया, अब हम अगला चैप्टर लेंगे बहुपद, उसके भी क्वेश्चंस लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संख्या 96 व 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए, फिर इसका LCM भी ज्ञात कीजिए। पेपर में आया क्वेश्चन है। तो कह रहा है संख्या 96 व 404 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF, 96 व 404 का किस द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 96 का, तो कितना, 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 12 दूनी 24, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो कितना आ गया 96 का। 2 गुणे 2 गुणे 2 3, एक 4 एक 5 एक, तो कितना आ गया 2 गुणे 2 की घात 5 गुणे 96 का अभाज्य गुणनखंड ये है। 404 का भी कर लेते हैं, कितना आएगा, 2 दूनी 4, 202,
और 101। अब 101 कटेगा नहीं किसी से, तो इसको लिख लेते हैं 404 का कितना हो जाएगा, 2 की घात 2 गुणे 101। पूछ क्या रहा है, पहले इसका एचसीएफ पूछ रहा, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ इसका हो जाएगा 2 की घात 2, यानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका एचसीएफ कितना आ गया, 4। एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम कैसे निकालोगे, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर फर्स्ट संख्या गुणे द्वितीय संख्या। तो हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम बराबर पहली संख्या कितनी है 96, दूसरी 400, 4 बटे एलसीएम सॉरी एचसीएफ, एचसीएफ कितना आया है 4 आया है, काट दीजिए तो कट जाएगा ना, 101 बार में कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 96 96, बहुत अच्छा अंक आ गया 96 96। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 96 96। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को भी हम लगा सकते हैं। तो वास्तविक संख्या से जितने क्वेश्चन थे आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण, उनको आज हमने आपको बताया, और आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से रिवाइज करें और अपने किताब से और भी प्रश्न इनकी मदद से लगाने का प्रयास करें। और दोस्तों, यदि हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो आपको पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे लोगों का ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।